हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके। होप आप लोगों ने अभी तक का सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से किया होगा। ठीक है, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, दैट इज व्हाट नेशनल इनकम। दैट इज व्हाट नेशनल इनकम। ऑब्वियसली इस बुक का, पूरे सिलेबस का ये एक मेन टॉपिक है, मेन चैप्टर है, और आपने और अपने फ्रेंड्स के थ्रू या टीचर्स के थ्रू स्कूल में भी इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में ऑलरेडी पता किया होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर है, थ्योरी कंटेंट भी है, लेकिन उससे ज्यादा हमें न्यूमेरिकल्स की तरफ ध्यान देना है, जो न्यूमेरिकल का कंटेंट है। और बेसिकली अगर हम देखें, न्यूमेरिकल कंटेंट प्रैक्टिस करने से तो इंप्रूव होता ही है, साथ ही अगर हमें उनके कंटेंट के बारे में प्रॉपरली नॉलेज है तो उससे हमारे न्यूमेरिकल्स आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में पहली बात तो नेशनल इनकम होता क्या है वो तो हम जानेंगे ही। उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें किन किन पैटर्न्स का, किन किन मेथड्स का इस्तेमाल करना है और किस तरीके से करना है, ये समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इस चैप्टर को मैं अपने अकॉर्डिंगली कराऊंगा। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि उसी प्रोसेस को फॉलो करें, एक सिंपल वे में इस चैप्टर को हम करेंगे और उस पैटर्न को फॉलो करते हुए चलेंगे तो हमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, बुक में मोस्टली बुक्स में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फॉर्मूला बेस्ड बहुत सारे फॉर्मूले बना रखे हैं, लेकिन हम फॉर्मूले का इस्तेमाल तो करेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर शुरू करते हैं, नेशनल इनकम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे दिमाग में यही आता है कि नेशनल इनकम बेसिकली होता क्या है। ठीक है, सो नेशनल इनकम का मतलब क्या है, एक कंट्री की टोटल इनकम, एक कंट्री की जो टोटल इनकम है आपने वो जोड़ दी, उसे क्या कहा जाता है, नेशनल इनकम कहा जाता है। आइए डेफिनेशन पर आते हैं। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम refers to sum of all factor incomes, right? National income, sum of all factor incomes earned by the normal residents of a country during an accounting year. ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ओके, ये डेफिनेशन हुई। आइए इसका ऑपरेशन करते हैं। देखो, नेशनल इनकम रेफर्स टू सम ऑफ ऑल, एक तो ये वर्ड आया हमारे सामने फैक्टर इनकम, एक तो क्या वर्ड आया हमारे सामने, फैक्टर इनकम। उसके बाद एक ये वर्ड आया हमारे सामने, इट इज नॉर्मल रेजिडेंट्स। ठीक है, और एक वर्ड हमारे लिए क्या है, अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो ये वर्ड्स क्या कहते हैं, क्या इंडिकेट करते हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात जो सबसे इजी है वो तो क्या है, अकाउंटिंग ईयर। और अकाउंटिंग ईयर का मतलब आप जानते हैं 12 मंथ पीरियड, 12 मंथ पीरियड। ठीक है, जो बेसिकली हमारी कंट्री में 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च पर फिनिश होता है। ऑल्दो अकाउंटिंग ईयर ज्यादा भी हो सकता है, 12 महीने से, ठीक है, हम क्योंकि नॉर्मली ये आपका 12 महीने का रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आता है नॉर्मल रेजिडेंट्स। ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट्स की डेफिनेशन सिंपल से अगर हम बात करें, दोज पीपल whose center of interest lies within the country, ठीक है। नॉर्मल रेजिडेंट आर दोज पीपल हुज सेंटर ऑफ इंटरेस्ट लाइज विद इन द कंट्री। आप इतना ही याद रखें तो अच्छा है। बेसिकली नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब होता है हमारी कंट्री के सिटीजन, हमारी कंट्री के रेजिडेंट्स। ठीक है, सिटीजन कहना भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, रेजिडेंट्स जो नॉर्मल इंडिया में रहते हैं, यही काम करते हैं, यही अर्निंग क्रिएट करते हैं, बाहर जाते भी हैं तो अर्न कर कर वापस आ जाते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट की कैलकुलेशन ना बेसिकली आपकी नंबर ऑफ डेज के हिसाब से होती है, वो कितने दिन इंडिया में रहा, कितने दिन बाहर रहा, पर वो सब हमें नहीं सीखना है क्योंकि वो आपकी हायर स्टडीज में है। यहां पर बस जो मेन वर्ड आपको याद रखना है वो क्या है, सेंटर ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जिनका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट विद इन द कंट्री लाई करता है। ठीक है, वेल ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है फैक्टर इनकम। वो क्या है, फैक्टर इनकम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो पहले मैं डेफिनेशन लिख दूं फैक्टर इनकम की। फैक्टर इनकम्स आर those incomes
against which production of goods and services takes place. ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें, मेन वर्ड क्या है? अगेंस्ट विच प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस। ध्यान दो, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो भाई, आपने क्लासेस के लिए, अगर हम बात करें क्लासेस के लिए, एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो पे कर रहा है, ठीक है? तो आपने जो मेरी फीस है वो मुझे दी, सपोज मैं एज्यूम कर लेता हूं 5000 रुपीज, ठीक है? आपने मुझे 5000 रुपीज जो है वो पे करे कि सर ये आपके सर्विसेज का अमाउंट है, जो आपने क्लास ली है, मैं उसका अमाउंट आपको पे कर रहा हूं, सपोज रुपीज 5000, ठीक है? ओके, तो इसके बदले मैंने आपको क्लास दी। ऐसी किसी दिन आपका पता नहीं मन करता नहीं करता, आपका मन कर गया एक दिन कि सर आपको हम एक गिफ्ट भी भेज रहे हैं आपके लिए, आप उसको भी एक्सेप्ट करिएगा। मान लीजिए उस गिफ्ट की वैल्यू थी कितनी? 2000 रुपए। कि सर हम 5000 रुपए तो भेज ही रहे हैं, ठीक है, हम आपको न्यू ईयर पे या आपका बर्थडे हो गया जो भी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली 2000 रुपए का गिफ्ट भी भेज रहे हैं। अब टोटल इनकम जो मेरे लिए है वो कितनी है? 7000। टोटल इनकम मेरे लिए कितनी है? 7000, ठीक है? क्योंकि ये भी मेरी इनकम है, ये भी मेरी इनकम है। भले ही आपने वो गिफ्ट भेजा हो, उसकी मॉनेटरी वैल्यू तो है ना, तो वो एक तरह से अर्निंग ही हुई। और मान लो हो सकता है आपने गिफ्ट नहीं भेजा, आपने कहा सर 2000 रुपए एक्स्ट्रा, दैट्स इट, ठीक है, आप खुद बाय कर लीजिए क्योंकि हमें आपकी पसंद नहीं पता। तो कुछ भी हो सकता है, अगर वो मॉनेटरी है तो भी, नॉन मॉनेटरी है तो भी। अब मेरे पास टोटल इनकम आई है 7000। 7000 इज माई डिस्पोजेबल इनकम। क्या है? डिस्पोजेबल इनकम। ये मेरी टोटल इनकम है। ओके, इस 5000 और इस 2000 में क्या फर्क है? ये जो 5000 है दोस्तों, ये है फैक्टर इनकम। ये है क्या? फैक्टर इनकम। और जो 2000 है उसे बोला जाता है ट्रांसफर इनकम। उसे क्या बोला जाता है? ट्रांसफर इनकम। कहने का मतलब, अगर कोई भी इनकम ऐसी है जिसके बदले गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ हो, जिसके बदले गुड्स एंड सर्विसेज दी गई हो, वही नेशनल इनकम में काउंट होंगी। एक तरह से मेहनत वाली इनकम, जिसके बदले कुछ बेनिफिट मिला है। लेकिन जो जस्ट एक ट्रांसफर है, जस्ट एक सिंपल सा ट्रांसफर है, उसमें कोई इफेक्ट निकल कर नहीं आएगा, ठीक है, बस पैसे दे दिए, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज का कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। जैसे आपको पॉकेट मनी मिल गया, जैसे आपको स्कॉलरशिप मिल गई, तो उसके बदले कोई गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन थोड़ी ना हुआ है, ठीक है, वो तो बस एक इवेंट के थ्रू एज अ गिफ्ट या एज अ डोनेशन या एज अ बेनिफिट दी गई है, वो नेशनल इनकम में नहीं आएंगी, ठीक है। तो एक तरह से नेशनल इनकम इज सिंपली व्हाट? मेहनत वाली इनकम, ऑल फैक्टर इनकम। उसमें अगर ट्रांसफर इनकम जोड़ते हैं तो डिस्पोजेबल इनकम निकलती है, लेकिन वो एक अलग कंसेप्ट है, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे फिलहाल। नेशनल इनकम की जब भी बात होगी तो फैक्टर इनकम आएगा, मेहनत वाली इनकम आएगी। ओके, तो ये तीन कंसेप्ट आपको पता होने बहुत जरूरी है विद रिगार्डिंग नेशनल इनकम। वैसे मेन इसमें से क्या है? फैक्टर इनकम ही है, जो मेहनत वाली इनकम है, जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन वाली इनकम है, वही नेशनल इनकम में जुड़ती है। क्लियर? आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको यहां से हमने मिटा दिया। ये हमने मीनिंग की बात करी नेशनल इनकम की। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी यहां पर आ जाती है, आपका एक छोटा सा कंसेप्ट जो हमें पता होना चाहिए। इट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। और अगर हम खाली इसी का, अच्छा इसको शॉर्ट में मैं NFIFA लिखा करूंगा। NIFA भी लिखते हैं टीचर्स वगैरह, मैं NFIFA लिखता हूं, अपनी अपनी चॉइस काइंड ऑफ कह सकते हो। NFIFA, नफीफा, व्हाटएवर यू कैन से। सो अच्छा, अभी तक अगर हम इतने का ही ऑपरेशन कर दें तो हमें इसका कंसेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाएगा। क्या कि सर फैक्टर इनकम के बारे में तो अभी आपने बताया था। फैक्टर इनकम का मतलब क्या होता है? मेहनत वाली इनकम, जिसके बदले गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए गए हो, जिसके बदले गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ हो। फ्रॉम क्या वर्ड आ गया? एब्रॉड। यस, मेहनत वाली इनकम जो एब्रॉड से कमाई है, दैट इज व्हाट? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, कंसेप्ट देख लेते हैं, इजी है। देखो भाई, ये हमारी कंट्री हो गई इंडिया, ठीक है, ये कोई दूसरी कंट्री हो गई यूएसए, ठीक है। इंडिया से कोई यूएसए गया, वहां पे काम किया, जॉब करी, बिजनेस करा, ठीक है, और वहां से मान लीजिए वो 10 लाख रुपए कमा के लेकर आता है, ठीक है। इट इज
फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इसे क्या बोला जाएगा? फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, जैसे कोई इंडिया से यूएस गया था, वहां से कमा के लेकर आया, ऐसे ही कोई यूएस से इंडिया आया था और वो यहां से मान लीजिए 8 लाख रुपए कमा के ले गए। ठीक है, इसे हम कहेंगे फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। इसे हम क्या कहेंगे? फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इंडिया ने कमाया कितना? मैं इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। ठीक है भाई, हमने यहां से कमाया कितना? 10 लाख रुपए। हमने यहां से पे कितना किया? 8 लाख रुपए। तो नेट इंडिया को कितना बचा? 2 लाख रुपए। वही क्या है? नफीफा। सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज बेसिकली फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। भाई फीफा कितना यहां पे आपका आ गया? देखा, अगर हम देखें 10 लाख रुपए फीफा, नॉट फुटबॉल वाला ऑब्वियसली, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और टू अब्रॉड कितना था? 8 लाख। सो इंडिया की जो नेट इनकम हुई दैट इज व्हाट? 2 लाख। दैट इज व्हाट? 2 लाख। ओके फ्रेंड्स, डन? यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ? सो नाउ, अच्छा हाँ, एक चीज और, ये 10 लाख कमाए, गए कितने? 8 लाख। मान लीजिए 15 लाख कमा के ले गया होता, तो 10 माइनस 15 कितना जाता? -5। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया आपका क्रिएट हो सकता है, प्लस माइनस में। ओके, डन? नाउ आगे बढ़ते हैं। आइए इसको हटा देते हैं यहां से, ये टॉपिक हमारा हट जाता है। ठीक है, अब आते हैं जी मुद्दे पर। ठीक है, हम इधर उधर की बातें इस चैप्टर में नहीं करेंगे। चैप्टर का जो थ्योरी कंटेंट है बहुत ज्यादा है और काफी हद तक हम उसको हम स्पेसिफिक वे में कवर नहीं करेंगे, हम उसको इनडायरेक्ट वे में अपना न्यूमेरिकल के थ्रू कवर करेंगे। ठीक है, उतना डीपली हम नहीं जाएंगे। ठीक है, जिनका कोई ज्यादा यूज नहीं होता है। ओके, सो दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। और थ्योरी कंटेंट के हिसाब से अगर आपने सुना होगा, नेशनल इनकम को फाइंड करने के 3 मेथड्स हैं जो हमें सीखने हैं। एक है आपका इनकम मेथड, एक है आपका एक्सपेंडिचर मेथड, और एक है आपका प्रोडक्शन मेथड। ओके, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड प्रोडक्शन, इन 3 मेथड से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करना सीखेंगे। अब वो नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, आइए प्रोसेस शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले सबसे ऊपर मैं जगह दे रहा हूं नेशनल इनकम को, एंड इट इज व्हाट? NNP at FC। ये क्या है? NNP at FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। व्हाट? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यही नेशनल इनकम होता है। इसे क्या कहा जाता है? नेशनल इनकम। ओके, तो अगर कोई बोले कि नेशनल इनकम निकालना है तो आपको NNP at FC निकालना है, दैट्स इट। ठीक है, क्वेश्चन में आपको नेशनल इनकम निकालने को बोला गया है या डोमेस्टिक इनकम निकालने को बोला गया है, अभी सीखेंगे उसको भी। कुछ और बोलने को और कुछ और कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, आपको उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है। आप सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन में कैलकुलेट करना सीखेंगे GDP at MP। GDP at MP क्या कैलकुलेट करना सीखेंगे? GDP at MP। आप अगर GDP at MP फाइंड कर लोगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो एक तरह से नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथड नहीं है, क्या कैलकुलेट करने के? GDP at MP कैलकुलेट करने के 3 मेथड है। ठीक है, क्या? GDP at MP कैलकुलेट करने के 3 मेथड से हम इन तीनों मेथड से GDP at MP निकालना सीखेंगे और उसके बाद नेशनल इनकम कर जाएंगे। ठीक है, इट इज व्हाट? सबसे पहला क्या है? इनकम मेथड। दूसरा है क्या? एक्सपेंडिचर मेथड। और लास्ट है क्या? प्रोडक्शन मेथड। लास्ट है क्या? प्रोडक्शन मेथड। ओके, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और क्या? प्रोडक्शन मेथड। अब आगे ध्यान देते हैं। हर एक मेथड की अपनी अपनी लिस्ट है, हर एक मेथड की अपनी अपनी लिस्ट है। उनका अगर हम टोटल कर दें तो आपका GDP at MP फाइंड हो जाएगा और GDP at MP से हम नेशनल इनकम निकालना सीखेंगे। ओके, सॉरी, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इनकम मेथड की। इनकम मेथड में जो लिस्ट है वो कुछ इस तरह है। सबसे पहला पॉइंट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, सेकंड है ऑपरेटिंग सरप्लस, सेकंड है ऑपरेटिंग सरप्लस।
थर्ड इज मिक्स्ड इनकम, ओके। फोर्थ इज डेप्रिसिएशन, एंड लास्ट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। व्हाट लास्ट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ओके। सो इनकम मेथड के लिए दोस्तों हम इन 5 चीजों को जोड़ते हैं। ये क्या होते हैं, इनका मेन कंटेंट क्या होता है, वो भी डिस्कस करेंगे हम वन बाय वन, एक एक का ऑपरेशन हमें करना है। लेकिन फिलहाल अभी जस्ट हम लिस्ट तैयार कर रहे हैं। तो इनकम मेथड से अगर हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करें, सो इट इज जीडीपी टेम्पी की कैलकुलेशन करें, तो इन 5 चीजों को जोड़ना है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ओके। इनको जोड़कर जीडीपी टेम्पी आ जाएगा। एक्सपेंडिचर मेथड की बात करते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेकंड, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। थर्ड इज नेट एक्सपोर्ट, फोर्थ लास्ट हमारा आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ओके। तो यहां पर इन 4 चीजों को अगर हम जोड़ेंगे, एक चीज और बताऊं दोस्तों, इस पर ध्यान रखिएगा, जब हम एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में चर्चा करेंगे तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। और क्या नाम है, इस सिचुएशन की अगर हम बात करें तो पहले हमने कितने जोड़े 5, फिर हमने कितने जोड़े 4, अब कितने जोड़ेंगे, यस 3 क्या, लेकिन सम ऑफ वैल्यू एडेड ऑफ ऑल थ्री सेक्टर्स। हमारी इकोनॉमी के 3 सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, उन तीनों की हम वैल्यू एडेड निकालना सीखेंगे। क्या होती है क्या नहीं, अभी उसके बारे में कोई चर्चा नहीं, जब पहुंचेंगे तब चर्चा करेंगे। वैल्यू एड निकालेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, प्रोडक्शन मेथड से जीडीपी टेम्पी, ओके। तो दोस्तों ये लिस्ट है आपकी तीनों मेथड से हम किस तरीके से जीडीपी एट एमपी को डिटरमाइन कर सकते हैं, जीडीपी टेम्पी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी काम हमारा पूरा नहीं हुआ, हमें तो कहां जाना है, हमें जाना है नेशनल इनकम पर। कहां जाना है, नेशनल इनकम पर। और अभी हमने क्या निकाला है, आपका जीडीपी टेम्पी। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमें क्या क्या चेंज करने हैं। एक तो मुझे जी को यानी कि ग्रॉस को कन्वर्ट करना है किसमें, नेट में, ठीक है। एक को कन्वर्ट करना है किसमें, नेट में। यहां पे लिख लेते हैं, फ्रॉम ग्रॉस वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, नेट। हमें ग्रॉस से नेट को कैलकुलेट करना है। एक डी यानी कि डोमेस्टिक से मुझे एन, नेशनल में जाना है, तो एक मुझे कन्वर्ट करना है डोमेस्टिक को नेशनल में, डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना है नेशनल में। एक मुझे एमपी से कन्वर्ट करना है, क्या एमपी, मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाना है। तो मुझे 3 चेंजेस करने हैं दोस्तों, ग्रॉस टू नेट, डोमेस्टिक टू नेशनल और एमपी टू एफसी। बहुत इजी है, क्या बहुत इजी है, कैसे, जो ये अमाउंट आया होगा, ठीक है, उसमें से माइनस कर दिया जाएगा डेप्रिसिएशन। क्या माइनस कर दिया जाएगा, डेप्रिसिएशन, ठीक है, क्लियर, समझ आ गया। तो ग्रॉस नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसका मतलब ग्रॉस और नेट के बीच में अगर किसी चीज का डिफरेंस होता है तो वो क्या होता है, डेप्रिसिएशन, ओके। नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, डी से नेशनल, डोमेस्टिक से जाना है नेशनल, तो उसके लिए दोस्तों जो अमाउंट होगा उसमें हम ऐड कर देंगे नफीफा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो डोमेस्टिक यानी कि कंट्री के अंदर, नेशनल ओवरऑल के बीच में जो डिफरेंस है वो किसका होता है, नफीफा का, नफीफा ऐड होती है, ठीक है। एंड द लास्ट इज एमपी से एफसी जाने के लिए, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस करते हैं हम एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में अगर कुछ डिफरेंस होता है तो वो होता है किसका, एनआईटी का, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। दोस्तों ये फ्लो चार्ट है, इसके अलावा और कुछ नेशनल इनकम में अप्लाई नहीं होता। ये आपको पूरा आता है, दैट्स इट, आपको नेशनल इनकम आती है, नथिंग एल्स। इसके जो कंटेंट है ऑब्वियसली वो भी हम समझेंगे,
ठीक है। तो और ऐसे जैसे आपने देखा ग्रॉस से नेट जाने के लिए डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए नफीफा प्लस हो जाएगा, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए एनआईटी माइनस हो जाएगा। और कभी उल्टा आना पड़े ना, मान लो नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है, नेशनल को डोमेस्टिक में, एफसी को एमपी में, तो रिवर्स हो जाएगा ऑब्वियसली, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। ओके, तो यहां पर दोस्तों ये चीज हमने अभी तक डिस्कस करी है कि नेशनल इनकम को किस तरीके से फाइंड किया जाएगा, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्शन मेथड, लिस्ट हमने तैयार करी है। आइए शुरू करते हैं इनकम मेथड से कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं क्या क्या होते हैं। ठीक है, ओके, सबसे पहले इनकम मेथड की बात हम कर रहे हैं। इनकम मेथड, ठीक है। इनकम मेथड में सबसे पहला कंपोनेंट हमारे पास था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्या था? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब क्वेश्चन में अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हमें डायरेक्टली गिवन है तो प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, कोई इशू वाली बात ही नहीं है, तो इस सिचुएशन में हम उसको डायरेक्टली पुट कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए लिस्ट में, क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं दिया गया तो उसको इमीडिएट बेसिस पर हमें जीरो नहीं नापना है, जीरो नहीं मेजर करना है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के दो कंपोनेंट होते हैं दोस्तों, एक तो होता है वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज, काम करने के बदले जो वेजेस और सैलरीज, तनख्वाह वेतन दिया जाता है। इसके दो पार्ट हो सकते हैं, ये इन कैश भी दिया जा सकता है और इन काइंड भी, भाई रहने के लिए घर दे देना, यूज करने के लिए गाड़ी दे देना, तो वो भी एक तरह से सैलरी का पार्ट होता है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है। ठीक है, बी पॉइंट जो इसका होता है वो होता है एम्प्लॉयर्स, याद रखिएगा, मालिक। ठीक है, एम्प्लॉयर्स contribution, employers contribution to social security schemes। ठीक है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, एक तरह से प्रोविडेंट फंड, मेडिकल बेनिफिट्स, पेंशन प्लान में जो मालिक की तरफ से कंट्रीब्यूशन जाता है ना, वो भी जुड़ता है। वो भी क्यों मिला है उसे? ऑब्वियसली काम करने के बदले मिला है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, इन दोनों को जोड़कर ही क्या निकलेगा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अगर डायरेक्टली गिवन है तो प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा तो इमीडिएटली प्लीज जीरो मत पुट करिएगा, आपको इन दोनों को जोड़कर इसको निकालना है। और सबसे मेन चीज क्या है, याद रखिएगा कि ये कौन है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जुड़ता है अगर किसी क्वेश्चन में आपको कौन दे दिया? एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन। क्या दे दिया है? एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन। दोस्तों याद रखिएगा, आपको इसे प्रॉपरली इग्नोर करना है, इसको कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी ये वेजेस एंड सैलरी का पार्ट होता है। आपने ऑलरेडी एक बार जोड़ लिया तो उसको दोबारा जोड़ना नहीं है। क्लियर? यहां तक समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा जो कंपोनेंट हमारे सामने आता है दैट इज व्हाट? ऑपरेटिंग सरप्लस। बुक में आप इसका लंबा चौड़ा फॉर्मूला देखेंगे, लेकिन मैं फॉर्मूले से नहीं कराऊंगा, मैं आपको इसकी जो हायरार्की है उसके थ्रू कराऊंगा, आपको भी वैसे ही करना है। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस बेसिकली जो कंपनीज हैं उनके प्रॉफिट को लेकर है। कंपनीज जो प्रॉफिट कमाती हैं, ठीक है, वो अमाउंट होता है, लेकिन उसके अलग अलग जरिए हैं कमाने के। ऑपरेटिंग सरप्लस को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, RIP, रेस्ट इन पीस। नहीं भाई, रेस्ट इन पीस नहीं है। R इज फॉर रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी। ठीक है, रेंट जो एसेट्स को यूज करने के बदले देना पड़ता है, रॉयल्टी जो नाम को यूज करने के बदले पे करनी पड़ती है। I इज व्हाट? इंटरेस्ट, जो बैंक्स वगैरह ने पैसा कमाया। इसके ब्रैकेट में लिख लीजिएगा प्रोडक्शन यूनिट्स। कौन से वाला? प्रोडक्शन यूनिट्स। ये क्या होता है? बिल्कुल भी चर्चा हम नहीं करेंगे इसके बारे में। एंड में नेशनल इनकम में किसको जोड़ना चाहिए, किसको नहीं जोड़ना चाहिए, जब वो टॉपिक करेंगे तब इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इंटरेस्ट याद रखिए। और तीसरा पार्ट होता है प्रॉफिट, तीसरा पार्ट होता है प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन में दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है, आप क्या करोगे? आप इन तीन पार्ट्स को ढूंढोगे, तीन या चार, वटेवर, रेंट रॉयल्टी अलग अलग भी दे सकते हैं।
रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और क्या, प्रॉफिट। मान लीजिए रेंट एंड रॉयल्टी नहीं दिया हुआ क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा, इन दोनों को आप जोड़ देंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। मान लीजिए इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ, तो रेंट रॉयल्टी और प्रॉफिट जुड़ जाएंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। मान लीजिए प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, इसको जीरो नहीं मानेंगे। ओके, याद रखिएगा, ये नहीं दिया हुआ जीरो होता है, इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ जीरो होता है, प्रॉफिट अगर आपको नहीं दिया हुआ है दोस्तों, तो इसके फर्दर 3 पार्ट, इसके भी फर्दर 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? सबसे पहला अगर मैं बात करूं, होता है कॉर्पोरेट टैक्स। एक तो क्या, कॉर्पोरेट टैक्स। दूसरा होता है डिविडेंड, और लास्ट होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो प्रॉफिट अगर नहीं दिया हुआ तो जल्दी जल्दी में भी जीरो पुट नहीं करना है, आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो प्रॉफिट आएगा, और इन तीनों को जोड़ोगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा। ठीक है, इनकम मेथड के दोस्तों ये दोनों मेन कंटेंट है। आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का कंसेप्ट पता होना चाहिए, आपको ऑपरेटिंग सरप्लस का कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस को कभी भी फॉर्मूले से मत करना, हालांकि न्यूमेरिकल में भी कराऊंगा, आपको वो पैटर्न फॉलो करना है, इसको इसी तरीके से लिख कर करिएगा, गलती होने के चांसेस बिल्कुल 0% होते हैं। ठीक है, आगे तीसरा जो पॉइंट है इसमें जो हमने लिखा है, थर्ड पॉइंट जो हमने लिखा है, दैट इज मिक्स इनकम। इसका कोई पार्ट नहीं होता, दिया हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज जीरो। लेकिन पूरा नाम क्या है इसका? मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, एक तरह से जो सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम होती है उनकी जो वैल्यूज है, ठीक है, उसको मेजर करने का जो तरीका है उसे मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। और दोस्तों अगर दिया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इसको जीरो इनपुट करना है। फोर्थ पॉइंट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, डेप्रिसिएशन क्या होता है? वेयर एंड टेयर कॉस्ट। ठीक है, तो अगर डेप्रिसिएशन दिया गया है ठीक है, नहीं तो उसका दूसरा नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी आपको दिया जा सकता है। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं फिफ्थ पॉइंट था क्या? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो उसका छोटा सा फॉर्मूला लगेगा, एंड इट इज व्हाट? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आपका जीएसटी, एक्साइज, कस्टम ड्यूटी, ये सब होता है। ठीक है, so that is what the indirect tax. ओके, तो दोस्तों यहाँ पे ये कंटेंट हमने देखा आपका इनकम मेथड के लिए 5 कंपोनेंट हमें जोड़ने होते हैं। पहला था आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दिया हुआ है तो ठीक है, उसके जो 2 पॉइंट हैं वो हमें फाइंड करने होते हैं, वेज एंड सैलरी और क्या आपका एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हमने देखा ऑपरेटिंग सरप्लस, दिया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसके कंपोनेंट जो है वो हमें ध्यान रखना है, इसी के थ्रू क्वेश्चन करना है। मिक्स इनकम, डेप्रिसिएशन और क्या? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये अलग 3 कंपोनेंट। आइए इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं और क्वेश्चन के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले मेथड्स में। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कंटेंट में यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको बुक से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अपनी जो भी आप रेफर कर रहे हैं, व्हाटएवर, नेट के थ्रू कर रहे हैं, बुक्स के थ्रू कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और मुझे उसको भेजिएगा अगर क्वेरी होती है, क्योंकि क्लास में इतने सारे न्यूमेरिकल, बहुत सारे न्यूमेरिकल है, 50-60 न्यूमेरिकल्स इसके कम से कम आपको करने चाहिए, तो वो क्लास में पॉसिबल नहीं है। हम अपनी तरफ से कंटेंट पूरा करेंगे और जो भी क्वेरी है वो आप सेंड करिएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसका एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। फाइंड नेशनल इनकम, हमें बोला गया फाइंड नेशनल इनकम। अभी सिर्फ इनकम मेथड का कंटेंट हम कर रहे हैं। सपोज आपको पर्टिकुलर दे रखे वेजेस एंड सैलरीज, रेंट, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, इनडायरेक्ट टैक्स, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, वही एसएसएस, मिक्स्ड इनकम, प्रॉफिट, डिविडेंड,
प्रॉफिट, इंटरेस्ट, उसके बाद आपका नफीफा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सब्सिडी एंड उसके बाद कुछ बचा, वेज सैलरी हो गया, दैट्स इट, इतना रखते हैं, इसको हटा देते हैं सेल्स वाले। ओके, 11 पर्टिकुलर्स हैं, इनके अमाउंट सपोज 1000, 400, 120, 300, 150, 250, 800, 450, 150, 200 एंड 700। ठीक है, ये वैल्यूज हमें यहाँ पर दी गई है। ये क्वेश्चन है नेशनल इनकम निकालना है। देखिए किस तरह से, क्या पैटर्न आपको फॉलो करना है, जरा उसकी तरफ आते हैं। इनकम मेथड से आपसे क्वेश्चन पे नेशनल इनकम पूछा गया है। नेशनल इनकम का मतलब है एनएनपी एट एफसी, राइट? लेकिन मैंने क्या बोला है, हमें टारगेट अचीव करना है पहले किसका, जीडीपी एट एमपी का। ओके, सो फॉर जीडीपी एट एमपी, ठीक है दोस्तों, सॉल्यूशन इधर आ रहा है। 3 कॉलम बना लीजिए, पर्टिकुलर, अमाउंट, वर्किंग इफ रिक्वायर्ड, वर्किंग की जरूरत पड़ती है तो। ठीक है, सबसे पहले सारे के सारे कंपोनेंट लिख लीजिए। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हमें जोड़ना होता है। सेकंड, ऑपरेटिंग सरप्लस हमें जोड़ना होता है। थर्ड, मिक्स्ड इनकम हमें जोड़ना होता है। ठीक है, मिक्स्ड इनकम हो गया, ऑपरेटिंग सरप्लस। उसके बाद डेप्रिसिएशन आता है। फिफ्थ, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये आपका अमाउंट यहां पर आ गया। ओके, ये 5 चीजें। अब आगे बढ़ते हैं, अब कॉन्फिडेंट ढूंढना स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले बताइए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा है क्या कहीं पर? सर नहीं दिया हुआ, डायरेक्टली तो नहीं दिया हुआ। अब इसके पार्ट्स ढूंढते हैं। मैंने आपको 2 पार्ट बताए थे, एक वेजेस एंड सैलरी और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। तो वेजेस एंड सैलरी दिया हुआ है और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ये दोनों जुड़ जाएंगे। 1000 प्लस 250 और टोटल 1250 कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हमारे पास आ गया। राइट, क्लियर? ये हमारे पास आ गया। इस तरह से करना है। ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है आपको यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया था कि भाई ऑपरेटिंग सरप्लस की जो हायरार्की है, जो फ्लो चार्ट मैंने आपको बताया था, वो जरूर बना लें। तो ध्यान दो, शॉर्ट में बना लीजिए चाहे, कोई बात नहीं, यहां पे बना रहा हूं मैं रफ में। दैट इज व्हाट, ऑपरेटिंग सरप्लस के 3 पार्ट, रेंट, रॉयल्टी, आर, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। प्रॉफिट के 3 पार्ट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ऐसे पूरा लिख लो पहले एक बार सारा का सारा। ठीक है, फिर वैल्यूज पुट कर दीजिए। रेंट है क्या? सर हाँ जी है, 400 है रेंट। रॉयल्टी है? नहीं, रॉयल्टी नहीं है सर। ठीक है, इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट है 300, ये मैंने 300 की जगह यहां पुट कर दिया। प्रॉफिट है क्या? बिल्कुल है, वो कितना है? 450 सर। ठीक है, और डिविडेंड भी दे रखा है मुझे 150, लेकिन मुझे डिविडेंड की अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट जो मेन हेडिंग है वो ऑलरेडी आपको दे रखी है, तो उसका कंटेंट जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 150 ऑलरेडी इसमें जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितनी चीजें जुड़ जाएंगी आपकी? 3, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अब यहां लिख लीजिए 400 प्लस 300 और प्लस क्या, 450। ठीक है, ये आ गया। टोटल कर दीजिए, इट इज 1150। ये कितना आ गया? 1150 आ गया। मिक्स इनकम है क्या? यस, डायरेक्टली गिवन है सर, 800। ओके, ये हमारा यहां पर आ गया, इसकी वर्किंग की जरूरत नहीं पड़ी। डेप्रिसिएशन है क्या? हाँ जी सर, 120 है, वो डायरेक्टली यहां पर आ गया, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी। नेट इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली है क्या? सर डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स है और सब्सिडी है। हम फॉर्मूला लगा देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, सो इट इज 150 माइनस 70। सर ये 80 आ गया। ओके, टोटल कर दीजिए। टोटल करने पर ये आपने निकाला जीडीपी एट एमपी। क्या निकाला? जीडीपी एट एमपी। ओके, डन। तो टोटल किया आपने, ये कितना हो जाता है? 1200 और 24, 32, 34 हो जाता है। 3400 इज आर जीडीपी एट एमपी। दोबारा कर लेते हैं, कहीं गलती ना हो हमसे। तो ये आपका 2400, 32 और फिर 34 आ रहा है, राइट? जीडीपी एट एमपी। अब दोस्तों, आपने जीडीपी एट एमपी तो निकाल लिया, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है? आपसे एनएनपी एट एफसी पूछा गया है। जीडीपी एट एमपी आपने निकाल लिया है,
क्या करा जाएगा दोस्तों, बताएंगे जरा। जी से एन जाने के लिए, बताइए, जी से एन जाने के लिए क्या करते थे सर? माइनस डेप्रीसिएशन, माइनस डेप्रीसिएशन। ओके, डी से एन जाने के लिए क्या करते थे? प्लस नफीफा, जो स्टेप हमने लिखे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और एमपी से एफसी जाने के लिए क्या लिखते थे? माइनस एनआईटी। तो डेप्रीसिएशन कितना है? 120, क्योंकि माइनस हो रहा है मैं उसे ब्रैकेट में डाल रहा हूं। एनआईटी कितना है? 80, क्योंकि ये माइनस हो रहा है मैं इसे ब्रैकेट में डाल रहा हूं। नफीफा कितना है? 200, 200। ये तो जीरो इफेक्ट हो गया, ये 200, ये माइनस भी 200 हुआ, प्लस भी 200 हुआ, तो 3400 ही आपका नेशनल इनकम आ गया। दैट इज योर आंसर, एनएनपी एंड एफसी। ओके फ्रेंड्स, होप आप लोगों को मेथड जो है वो क्लियर हुआ होगा। यही पैटर्न फॉलो करना ठीक है मेरे ख्याल से। देखो, अगर आप कोई दूसरा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, पैटर्न यूज कर रहे हैं, वो भी ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये थोड़ा आसान लगता है समझाने में भी, और आगे जो पैटर्न हम यूज करेंगे उसमें भी। ठीक है, यहां तक आपको, होप आपने नोट कर लिया होगा, यहां तक आपको एक ही प्रॉब्लम हुई होगी, अगर प्रॉब्लम नहीं कंफ्यूजन हुई होगी कि सर हमने यहां पर डेप्रिसिएशन ऐड करे दोनों, और यहां पर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं, पहले ऐड करें फिर माइनस करें, तो हमने ऐड ही क्यों करें, राइट? ये कंफ्यूजन हो सकती है। इसका जवाब दूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी आप प्लीज ये पैटर्न फॉलो करके चलो। अभी मैं आपको पैटर्न को इजी करवा रहा हूं, अदर मेथड्स के साथ साथ इजी पैटर्न। ठीक है, ये पहले थोड़ा फैमिलियर हो जाते हैं, फैमिलियर होने के बाद इन चीजों को हटाना हम अपने आप सीख जाएंगे, किस तरह से इनको सेफली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले एक कॉमन स्टेप, कॉमन मेथड, जीडीपी एमपी, हर मेथड के लिए, इनकम से, एक्सपेंडिचर से, प्रोडक्शन से। जब थोड़ा फैमिलियर हो जाएंगे उसके बाद हम इसको चेंज कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? तो प्लीज आज की क्लास में इतना ही रखिएगा, और जो इनके इनकम मेथड की क्वेरीज हैं, जो क्वेश्चन है, उनको प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी डाउट है तो भेजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जो आपका नेक्स्ट मेथड है, यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, उसकी शुरुआत करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, प्लीज प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के साथ।